अब आते हैं गॉस के कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे जब भी हम कोई इमेजिनरी सरफेस अज्यूम करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ये इमेजिनरी सरफेस होगा कैसा, ये 2 डायमेंशनल होगा कि 3 डायमेंशनल होगा। देखिए यहाँ पे जो गॉस ने एक्सप्लेन किया, गॉस ने किसी भी चार्ज को लिया या फील्ड, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड की बात की जहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या तो हम चार्ज लें क्योंकि चार्ज से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, या तो हम एक यूनिफॉर्म फील्ड मान लें। इन दोनों केस में उन्होंने जो सरफेस लिया वो कैसा था, 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस। एक कंडीशन उन्होंने ये मानी कि ये जो क्लोज सरफेस है वो किसी एक्सटर्नल चार्ज की फील्ड के इफेक्ट में रखा हुआ है। दूसरा उन्होंने एजम्पशन माना कि ये चार्ज जो है, ये पॉसिबल है कि ये जो हमने इमेजिन किया है एक सरफेस, ये चार्ज उसके अंदर ही आ गया है। यानी यहाँ पे कोई एक ऐसा सरफेस अज्यूम कर लिया जो इस चार्ज को कंटेन किए हुए। इन दोनों अलग अलग कंडीशंस के लिए उन्होंने फ्लक्स के 2 डेफिनेशंस दिए। पहली E विद डेल्टा S। तो गॉस ने ये बताया कि अगर चार्ज जो है वो उस सरफेस से आउटर रीजन में है, जो भी सरफेस हमने अज्यूम किया है, ये सरफेस इससे आउटर में है, यानी उसकी फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही है, तो उस केस में जब हम फ्लक्स डिफाइन करेंगे तो उसको डिफाइन करने का फॉर्मूला होगा ओवर ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड स्मॉलर सरफेस, जितने भी हम अज्यूम कर सकते हैं अपने फॉर द सीक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इजीनेस के लिए, हर उस रीजन का सम किस पर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड दैट सरफेस एरिया। अब यहाँ पे जो ये सम लिखा हुआ है, अगर हम उसको कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मानते हैं तो हम इसी फॉर्मूले को किस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर सरफेस I E डॉट डेल्टा S। तो गॉस ने ये 2 फॉर्मूले डिफाइन किए। पहला कहा कि अगर किसी सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो एक्सटर्नल फील्ड के थ्रू भी निकाला जा सकता है, अगर कोई चार्ज बाहर रखा हो या कहीं भी रखा हो उसके अंदर भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई चार्ज इनक्लोज्ड उसके अंदर है तो उसका फ्लक्स, वही सेम फ्लक्स इस फॉर्मूले के थ्रू भी डिफाइन किया जा सकता है, जिसमें फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, Q enclosed by that surface divided by permittivity of that medium। इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी तरह के सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक स्फीयर लिया जो कि चार्ज्ड है प्लस Q। पहली बात, अगर ये कंडक्टर है तो ये चार्ज जो है, हमेशा किसी भी कंडक्टर में कोई भी चार्ज दिया जाएगा वो पूरा चार्ज क्या होता है, ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी सरफेस के अंदर कोई चार्ज हमें नहीं मिलता है। तो अगर हम गॉसियन थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी पॉइंट P पर जो किसी अंदर के रीजन पर लाई कर रहा है, या वही पॉइंट P अगर सरफेस के बाहर है, जिस पॉइंट पर भी हमको फील्ड निकालनी है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, अगर उसका हम गॉसियन थ्योरम के थ्रू निकालना चाहते हैं फील्ड, तो उस केस में हम सबसे पहले उस पॉइंट से होता हुआ एक क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे। कंडीशन 1, अगर क्लोज सरफेस 1 और क्लोज सरफेस 2, क्लोज सरफेस 1 के लिए अगर देखा जाए, कंडीशन 1 के लिए अगर हम उसका रेडियस जो है वो r मानते हैं, स्मॉल r, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस जो है कैपिटल R है, और बाहर वाले जो रेडियस है उसका R1 मान लेते हैं। इस तरह केस 1 में क्या बनता है, केस 1 क्या कहता है, फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस विल बी इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस चार्ज की वजह से यूनिफॉर्म फील्ड हर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकल रही होंगी। अब जब परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकल रही होंगी तो उसमें E और S, उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम सिंपली E वेक्टर E डॉट डेल्टा S को हम क्या लिख सकते हैं, E डेल्टा S cos 0 डिग्री मतलब E डेल्टा S।
अब यहाँ पे सरफेस कितना है, ये एक क्लोज्ड सरफेस है यानी क्लोज्ड स्फीयर होगा, और स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr²। तो इस केस में हमारा फ्लक्स मिला E इंटू 4πr²। सेकेंड, अगर ये कोई चार्ज इनक्लोज करता है तो उस केस में फ्लक्स कैसे ले सकते हैं, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। रीजन 1 के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, यानी Q इन कितना है 0 फॉर केस 1। अगर Q इनक्लोज्ड 0 है तो इससे हम फ्लक्स कितना लिख सकते हैं 0। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर इक्वेट करें तो इससे हमें क्या मिलता है, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0। यानी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर किसी भी पॉइंट P पर फील्ड कितनी होती है 0। इसको हमने फाइंड आउट किया कैसे, गॉसियन थ्योरम के थ्रू। सेकेंड सरफेस के लिए फ्लक्स कितना लिखेंगे, E डॉट डेल्टा S। इस केस में भी क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी, और फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी तो उस रीजन का जो सरफेस वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। उस केस में भी एंगल कितना मिलेगा हमें 0 डिग्री, यानी उस केस में भी हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। वहां पे हमारा सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। यहाँ Q इनक्लोज जो है, अब ये पूरा स्फेरिकल रीजन जो है वो इसके अंदर इनक्लोज्ड हो जा रहा है, और इसको दिया गया चार्ज कितना है +Q। तो +Q चार्ज इस आउटर सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड हो रहा है, तो इसके अंदर हमको Q इनक्लोज्ड मिलेगा कितना Q। तो यहां से कंडीशन जो है उसमें चार्ज Q इनक्लोज्ड हुआ, तो इससे इक्वेशन 2 क्या बना हमारा, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के फ्लक्स वैल्यूज को अगर इक्वेट करते हैं तो हम क्या ले सकते हैं, E 4πr² इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमारे सामने फॉर्मूला आ रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय r1², कूलम्ब्स लॉ में सेम फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था। इस तरह हम गॉसियन लॉ को एक जनरलाइज्ड लॉ देख सकते हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड लॉ कूलम्ब्स लॉ को भी कैलकुलेट कर सकता है। अभी हमने एक स्फेरिकल सरफेस देखा, अब हम कैसा सरफेस लेके चल रहे हैं, क्यूबिक सरफेस। इस केस में क्या होगा, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल रही होंगी। यहाँ पे 6 सरफेसेस हैं और 6 सरफेसेस के लिए अलग अलग फ्लक्स भी हमें कैलकुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इस केस में अगर हम सरफेस का फ्लक्स लिखेंगे तो यहाँ पे फ्लक्स ऑफ फेज 1, फ्लक्स ऑफ फेज 2, फ्लक्स ऑफ फेज 3 प्लस फ्लक्स ऑफ फेज 6, जो 6 फेसेस हैं उन 6 फेसेस में अलग अलग सिमेट्री हमें दिखाई दे रही है। उनसे निकलने वाली फील्ड लाइंस में भी सिमेट्री है, अगर इस तरफ इस डायरेक्शन में निकल रही है तो इस तरफ भी इस डायरेक्शन में निकल रही होंगी। तो उन सभी 6 सरफेसेस का हम सम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम किसी एक सरफेस के लिए बात कर सकते हैं, सरफेस एरिया इनटू फील्ड की। कुछ इस तरफ फील्ड निकल रही है और इसका सरफेस टोटल कितना है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना है डेल्टा S। और अगर ये क्यूब है और इसका साइड A है तो डेल्टा S कितना बनेगा A²। तो इस केस में ये E इंटू A² टोटल फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। अब 6 टाइम्स है और सारी वैल्यू सेम है तो सभी ऐड हो जाएंगी, यानी 6 टाइम E A²। वहीं ये सरफेस जो है चार्ज Q को इनक्लोज कर रहा है। अगर अंदर में चार्ज +Q है तो उस चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, यानी हम यहाँ फ्लक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ Q इनक्लोज किसके बराबर है Q के। तो यहाँ पे हमें फ्लक्स की वैल्यू एक तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिली और दूसरी 6E A²। E कितना लिखा जा सकता है 1/6 एप्सिलॉन नॉट Q बाई A²। अगर हम यहाँ पे किसी एक साइड का फ्लक्स निकालना चाहें तो हम किसी एक साइड का फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हर
साइड्स के फ्लक्स कितने कैसे हैं, सेम है ड्यू टू सिमेट्री। तो यहाँ पे अगर हम इस फ्लक्स को लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स ऑफ वन सरफेस। और यहाँ पे फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस किसके इक्वल है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इस केस में अगर हम फ्लक्स लिखना चाहें किसी एक सरफेस से तो वो कितना बनेगा, Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम फ्लक्स भी इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे हम फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ हमने फ्लक्स और उसके यूज के बारे में देखा कि हम फ्लक्स का यूज करके किसी भी तरह के सरफेस से हम फील्ड की वैल्यू या फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यही एडवांटेज गॉसियन लॉ को कूलम्ब्स लॉ से सुपीरियर बनाता है। कूलम्ब्स लॉ की क्या लिमिटेशन थी कि कूलम्ब्स लॉ जो था वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वर्क करता है, लेकिन गॉसियन लॉ जो है चाहे वो पॉइंट चार्ज हो चाहे वो कोई चार्ज ऑब्जेक्ट हो, उतनी ही इजीली हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कैलकुलेशन की। दूसरी बात, कूलम्ब्स लॉ जो है वो स्टैटिक चार्ज के बारे में ही बात करता है, जबकि गॉसियन लॉ जो है वो मूविंग चार्ज के बारे में भी कैलकुलेशन हमको आसानी से फैसिलिटेट कर सकता है अपने इन दोनों फॉर्मूले के थ्रू जो अभी हमने डिस्कस किए। तो गॉसियन लॉ को इसीलिए मोर फंडामेंटल लॉ माना जाता है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए। इसीलिए मैक्सवेल के 4 फंडामेंटल फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में गॉसियन लॉ को पोजीशन मिली, जबकि कूलम्ब्स लॉ को उसमें कोई पोजीशन नहीं मिली, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ इज ओनली लिमिटेड टू द पॉइंट चार्ज एंड गॉसियन लॉ can be applicable to point charges, charged object as well as moving charge too। तो यहाँ पे हमने गॉसियन लॉ के बारे में जाना, गॉसियन थ्योरम के बारे में जाना, फ्लक्स के बारे में जाना, फील्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जानी, और गॉस का कूलम्ब के ऊपर जो फंडामेंटल सुपीरियरिटी है उसको भी हमने देखा। नेक्स्ट टर्न पे जब हम यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी हम गॉसियन लॉ का यूज करके फ्लक्स और फील्ड के कैलकुलेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। थैंक यू।